दिन एक व्यक्ति स्कूल आता है जिसका नाम फहीम होता है और उसकी उम्र थी लगभग 25 से 26 साल। वो स्कूल आता है जहां पर उसकी भतीजी पढ़ रही थी। भतीजी की उम्र लगभग 4 साल के आसपास थी। आकर शिक्षक से कहता है कि सर, घर में कुछ जरूरी काम आ गया है तो आप भतीजी को छोड़ दीजिए, उसे घर लेकर जाना है। तो टीचर कहते हैं कि ठीक है। लोकल स्कूल था, टीचर पहचानते थे कि ये उसका चाचा है। तो टीचर बोलते हैं ठीक है, आप ले जाओ बच्ची को, और वो बच्ची को स्कूल से निकाल देते हैं। बच्ची अपना स्कूल बैग लेकर चाचा के पीछे पीछे चल देती है। अब जब वो चाचा के साथ जा रही थी तो पता नहीं क्यों जो शिक्षक होते हैं उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैंने जो किया वो गलत कर दिया, मुझे बच्ची को इसके साथ नहीं जाने देना चाहिए था। जब स्कूल की छुट्टी होती, सभी बच्चों की छुट्टी होती, तभी मुझे भेजना चाहिए था। उनके मन में गलत गलत ख्याल आने लगते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए। और यही सब सोचकर वो शिक्षक उसके चाचा और भतीजी का पीछा करने लग जाते हैं। ये बात उस चाचा को नहीं पता थी जो बच्ची को लेकर जा रहा था। आगे चलते जाते हैं और जब थोड़ी दूर बाद जाकर देखते हैं कि जो उसके घर का रास्ता था, बच्ची के घर का रास्ता, चाचा उस बच्ची को लेकर घर की तरफ न जाकर खेत की तरफ जा रहा है। अब जो मास्टर साहब का शक था वो यकीन में बदलने लगता है कि हो न हो इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। खेत की तरफ वो अपनी भतीजी को लेकर जाता है और वो खेत में अपनी भतीजी के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। बच्ची चिल्लाने लग जाती है और मास्टर साहब जो पीछे पीछे थे वो ये सब जैसे ही देखते हैं वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और मास्टर साहब की जैसे ही चीख आसपास के लोगों को सुनाई देती है, सभी लोग दौड़कर भागते हुए उधर जाने लगते हैं। जब इस बात का अंदेशा उस युवक को लगता है कि सब लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, वो अपनी बच्ची को वहीं छोड़कर भाग जाता है। सभी लोग वहां पहुंचते हैं, बच्ची के परिजन भी आते हैं, बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं और शिक्षक उनको पूरी बात बताते हैं। लेकिन जो बच्ची के घर वाले थे, माता पिता, दादा दादी, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी इस बात की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन लोगों को लगता है कि ये घर की बात है इसलिए बदनामी होगी, और वो इतने बड़े हादसे को, इतने बड़े घिनौने कृत्य को घर का मामला घर में बताकर सब कुछ रफा दफा कर देते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि घर का ही इंसान था और बच्ची भी अपनी ही थी। और ऐसा करके ना इसकी कंप्लेन पुलिस में की जाती है ना कहीं और, मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन शायद इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज जो ये घिनौना कृत्य छुपाया जा रहा है, इसकी एक दिन इतनी बड़ी सजा होगी। काश उस दिन उस बच्ची के माँ बाप अपनी बच्ची के लिए एक्शन ले पाते। काश बदनामी के डर से ये सब कुछ ना सहते, तो शायद आज जो कुछ हुआ था, जो दरिंदगी की हदें उस इंसान ने पार की थी, जो इंसान के नाम पे वो जानवर था, शायद वो नहीं बन पाता। वो एक ऐसा हैवान था जिसकी जगह समाज में, घर में तो बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों, एक ये सच्ची घटना जो आपको बताने जा रही हूँ वो है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की। और बुलंदशहर में एक थाना लगता है जहांगीराबाद, और वहीं के कोतवाली एरिया की ये घटना है। 23 अप्रैल 2023 की ये बात है। शाम का वक्त था। वहीं मोहल्ले में रहने वाली एक औरत घर के पहली मंजिल पर खाना बना रही थी। उसके साथ उसके 4 साल की बच्ची भी वहीं थी। महिला खाना बना रही थी और उसी समय जो 4 साल की उसकी बच्ची होती है वो नीचे आ जाती है, यानी घर में नीचे बाहर तक आ जाती है। महिला को उस समय तो ध्यान नहीं आता क्योंकि वो कामों में व्यस्त थी। वो बच्ची अपने घर के पास निकलती है, बाहर दरवाजे के बाहर निकलती है, खेल रही थी, 4 साल की मासूम थी। तभी उसके घर के ठीक सामने रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फहीम होता है वो आता है, जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल बताई जा रही है।
वो आता है और उस वो जो बच्ची थी 4 साल की उसे वो बहला फुसला कर अपने घर या अपने साथ ले जाता है। महिला खाना बना रही थी। जब खाना बनाने के बाद उसका ध्यान आता है कि बच्ची अभी तो यहीं खेल रही थी, कहाँ चली गई। वो अपने बच्चे को आवाज लगाती है। जब आवाज लगाती है तो बच्चे का कोई जवाब नहीं आता। वो परेशान हो जाती है, नीचे उतरकर आकर ढूंढने लग जाती है और इसकी सूचना घर वालों को भी देती है। सभी लोग परेशान होकर ढूंढने लग जाते हैं। आस पड़ोस मोहल्ले के जितने घर थे हर जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस बच्ची का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। रात बढ़ती जा रही थी, तभी उसके घर वाले पास में बनी मस्जिद में जाते हैं और वहां के जो इमाम होते हैं उनको कहते हैं कि हमारी 4 साल की बच्ची गायब हो रही है, मिल नहीं रही है, 2-3 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं। आप एक बार माइक पर अनाउंस कर दीजिए, हो सकता है कहीं मोहल्ले में किसी के घर बैठी हो या किसी ने देखा हो तो मेरी बच्ची को ला दे। वहां से अनाउंस किया जाता है कि 4 साल की बच्ची गुम हो गई है, उसके मम्मी पापा परेशान होकर ढूंढ रहे हैं। जिस किसी ने भी देखा हो तो आप प्लीज उसको उसके घर छोड़ दीजिए। लेकिन कहाँ कोई कुछ आहट होने वाली थी। लेकिन तभी इस दौड़ा धूप में ढूंढने में एक महिला उस माँ को बताती है कि तुम्हारी बच्ची को मैंने फहीम के साथ जाते देखा है। अब माँ फहीम के घर पहुंचती है। माँ के साथ मोहल्ले के उसके घर परिवार के बहुत सारे लोग होते हैं। फहीम के घर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजे पे उसकी माँ आती है और कहती है क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। बहुत रूडली तरीके से वो बोलती है। बच्चे की माँ कहती है कि मेरी बच्ची तुम्हारे घर तुम्हारे बेटे के साथ देखी है किसी ने, और हो सकता है कि तुम्हारे घर के अंदर हो, मेरी बच्ची को बुला दो। अब जो फहीम की माँ होती है वो बोलती है कि तुम्हारी बच्ची यहाँ नहीं आई है और तुम यहाँ पर फालतू का तमाशा मत करो, हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अगर तुम्हें अपनी बच्ची ढूंढनी है तो कहीं और जाकर ढूंढो, हमारे घर में तो नहीं है। और ऐसा करके वो किसी को भी अपने घर की तरफ अंदर नहीं जाने देती और दरवाजा बंद कर लेती है। अब हो न हो सभी के मन में या घर वालों के मन में ये शक हो जाता है कि हो न हो हमारी बच्ची इसके घर के अंदर ही है। फिर एक वहां पे बच्चा होता है जिसको दीवार फांद कर उस घर के जो अंदर जबरदस्ती भेजा जाता है और वो बच्चा अंदर कूद कर जाता है और जाकर दरवाजा खोलता है। और दरवाजा खोलने के बाद जो मोहल्ले की भीड़ वहां इकट्ठी थी उस बच्चे को ढूंढने के लिए, वो सभी उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि जो फहीम की माँ होती है वो लगातार उन सब को रोकने की पूरी कोशिश करती है और बार बार यही कहती है कि तुम्हारी बच्ची हमारे घर में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और घर का एक एक कोना छानने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते पास वो एक अंधेरे कमरे के पास जाते हैं। वहां पे लाइट बंद थी। वहां जाकर देखते हैं और उसके जस्ट बगल में फहीम का कमरा होता है। उसके बगल वाले जब फहीम के कमरे पर जाकर देखते हैं तो सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सबकी चीखें निकल पड़ती हैं। जैसे ही वो वहां पर एक बेड रखा होता है, बेड के ऊपर फहीम पड़ा हुआ था और फहीम बेड के ऊपर था जिसके ऊपर काफी सारे खून के निशान भी थे। और जैसे ही बेड के नीचे झांक कर देखा जाता है वो बच्ची खून से सनी हुई पड़ी हुई थी। बच्ची की दोनों टांगे फैली हुई थी, दोनों टांगे टूट चुकी थी, पूरी टांगे फैली हुई थी। उसके दोनों प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से डैमेज थे, लगातार खून बह रहा था। उसके होंठ पे इतनी जोर से काटा गया था कि होंठ पूरी तरीके से कट चुके थे। उसके गालों पे उस दरिंदे ने इतने बुरी तरीके से काटा था कि गालों से भी खून निकल रहा था। पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था, सूज चुका था, साथ ही सीने पे भी काटे हुए निशान थे। जिस तरीके की उस बच्ची की हालत थी कोई राक्षस भी ऐसा नहीं कर सकता। खैर उसके बाद हड़कंप मच जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद जो फहीम होता है वो वहीं था। उसके शरीर पर
उसके कपड़ों पर उस बच्ची के खून के काफी जगह निशान थे, काफी जगह खून लगा था। पूरा बिस्तर, बेडशीट, पिलो, फर्श, यहाँ तक कि हर जगह उस बच्ची का खून फैला हुआ था। साथ ही उस बच्ची के जो नाखून थे, उस नाखून में उस जो दरिंदा था उसकी स्किन फंसी हुई थी, यानी कि उस बच्ची ने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने की पूरी कोशिश की थी और इसी कोशिश में उसको काफी मारा भी गया था। मारने के साथ साथ ताकि वो शोर न करे, उसके मुंह को उस दरिंदे ने जोर से दबाया था और ऐसा फिर दबाने की वजह से जो ये उंगलियां थी, उंगलियों के निशान उसके फेस पे पूरी तरीके से दिख रहे थे। हैवानियत की हद थी। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लोगों को एक पल तो यही लग रहा था कि इसको यहीं काट कर रख दिया जाए, लेकिन शायद परिवार वालों को यकीन था कि कानून इसकी सही सजा देगा और अगर कानून सजा देगा तो शायद ये और दरिंदों के लिए एक सबक होगा। और इसी के चलते पुलिस वालों को बुलाया जाता है और पुलिस वाले बॉडी को उठाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है, डॉक्टर भी हैरान थे कि कोई इंसान एक 4 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। उसकी दोनों टांगे टूट चुकी थी, दोनों प्राइवेट पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे, उस शरीर की पूरी छत हालत कर दी गई थी। उसके बाद मुकदमा कोर्ट में जाता है और कोर्ट से ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। इस पे फास्ट ट्रैक पे सुनवाई की जाती है। दरअसल ये जो आज हादसा हुआ था उसकी नींव काफी समय पहले रखी गई थी और इस नींव को मजबूत कहीं न कहीं समाज के डर ने और परिवार वालों ने ही किया था। इस हादसे से करीब 15 साल पहले भी इसी आदमी ने एक 15 साल पहले एक लड़की के साथ काफी हैवानियत की थी और इस बात की खबर लगी भी थी घर वालों को, लेकिन पता नहीं घर वाले इसके प्यार में ऐसे अंधे थे कि इनको सही गलत का फर्क ही नहीं पता था। जब उस बच्चे के घर वाले कंप्लेन करना चाहे थे तो इसके फहीम के घर वालों ने कंप्लेन नहीं करने दिया। उसने बल्कि गांव में ही एक पंचायत बिठाई और उसमें मामले को रफा दफा कराया और साथ ही लड़की के घर वालों को ये भी कहा कि ऐसा करने से आपकी भी बदनामी होगी और हमारी भी, इसलिए इसको केस अदालत नहीं करते हैं। और उसका अंजाम ये था कि आज इतना बड़ा हादसा हो चुका था। ये बहुत ही दरिंदा किस्म का इंसान था। ऐसा नहीं था कि उसके घर वालों को नहीं पता था, सबको पता था। यहाँ तक कि बताने वाले लोग, आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि ये जो इंसान के रूप में हैवान था वो अपनी हवस में इस तरीके से पागल था कि वो इंसान तो क्या, जानवरों को भी नहीं छोड़ता था। बकरी, गाय, भैंस, उसको जो मिलता था उसके साथ तक वो हैवानियत करने की कोशिश करता था, अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता था। लेकिन फिर भी उसके घर वाले हमेशा उसका साथ देते थे, जबकि उसकी सजा उसकी जगह कानून के हवाले ही करना था, सलाखों के पीछे थी। ऐसे हैवान को समाज में रहने का कोई हक नहीं था और उसी का नतीजा था कि आज ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं था, घर वालों को ये पता होने के बावजूद घर वाले उसकी शादी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो मेरा बेटा ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है, कहीं शायद इसकी शादी कर देंगे तो ये सुधर जाएगा। लेकिन वो कहाँ सुधरने वाला था, वो इंसान था ही नहीं, दरिंदा था। वो अपनी बीवी के साथ भी ऐसे कुकर्म करता था कि उसकी बीवी भी सहन नहीं कर पाई। इतनी ज्यादा वो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना सह रही थी कि 2023 में उसकी बीवी की भी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बीतता है लेकिन उसके बाद भी इस दरिंदे की हैवानियत बंद नहीं होती और आगे चलकर वो ऐसी घटनाएं वापस से शुरू कर देता है। किसी भी बच्चे को पकड़ना, उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करना और ये सब सोचकर उसके घर वाले दोबारा उसकी शादी करने की सोचते हैं और उसके ही भाई की साली के साथ उसकी दोबारा शादी कर दी जाती है। और जब दोबारा शादी होती है उसके बाद भी उसकी जो हरकतें थी, जो उसका वहशीपन था,
उसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो दिसंबर 2022 में घर छोड़कर ये कहते हुए चली जाती है कि मैं इस आदमी के साथ या इस घर परिवार में बिल्कुल नहीं रह सकती, और वो उससे लगातार अलग रहने की या अलग होने की कोशिश करती रहती। इसके बाद जब ये कोर्ट मामला जाता है, फास्ट ट्रैक में चलाया जाता है और 77 दिन की सुनवाई के बाद निचली अदालत इसको फांसी की सजा देती है, क्योंकि जो ये घटना थी वो विरल से विरलतम थी। इसे नॉर्मल जो अपना केस होते हैं, रेप केस या उसके बाद मर्डर करना, उस श्रेणी से कहीं ज्यादा ऊपर रखा गया था, क्योंकि किसी को ये यकीन नहीं था कि एक इंसान ऐसा भी कर सकता है। उसको कड़ी सजा सुनाई जाती है और साथ में यही आदेश होता है कि इसको फांसी पर तब तक लटका कर रखा जाए तब जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती। इस केस को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक उसको फांसी नहीं हुई, क्योंकि हमारे अदालत का यही रूल है कि पहले निचली अदालत तो फांसी दे देती है, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के पास तक जाता है, क्योंकि उसको ये सारी कानूनी जो चीजें हैं सजा माफ करवाने या सजा कम करवाने के लिए उसको प्राप्त होती हैं, और उसके चलते ये जो केस होता है वो इतना लंबा खिंच जाता है कि आखिर तक में इंसाफ मिल ही नहीं पाता। इतने बरस बीत चुके होते हैं कि घर वाले भी उम्मीद छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समय के साथ जो आज का दौर चल रहा है, समय के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा सतर्क और जागरूक रखने की जरूरत है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपनों का जितना ज्यादा हो सके ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको देश दुनिया की ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबरों से रूबरू किया जा सके। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।